नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन। और कल हमने डिस्कस किया था प्री मेडिवल इंडिया के बारे में, और हम लोग चर्चा करते करते पहुंच चुके थे 1200 ईस्वी तक। ठीक, तो जाहिर सी बात है हम उसको आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया की टाइमलाइन को। द ब्यूरोक्रेसी चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, तो इससे पहले कि यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको तो मैं पढ़ूंगा बाद में, कुछ बातें एक खाली पेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझिए पहले। ठीक, आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि हम पढ़ना क्या है हमको। चलिए शुरू करते हैं। तो मेडिवल इंडिया को, यानी कि मध्यकालीन भारत को, मोटे तौर पर आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला काम तो ये करते हैं। ठीक, एक तो है 1206 से लेकर 1526 तक का। उसके बाद आएगा 1526 से लेकर 1707 तक का। मेडिवल इंडिया में जो रूलर्स हैं दोनों कॉमन है धर्म के मामले में, ये दोनों मुस्लिम रूलर्स हैं। लेकिन मुस्लिम रूलर्स होने के साथ साथ भी इनमें काफ़ी फ़र्क है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में और मुग़ल रूलर्स के बादशाहों में। इनका फ़र्क समझ लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। साथ साथ हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, इसी के समय में दक्षिण भारत में दो महान राजवंश साथ साथ चलते हैं, जिसमें एक का नाम है बहमनी किंगडम, और ये भी एक मुस्लिम रूलर्स ही थे, और दूसरे का नाम है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर अंपायर। ठीक, एक मुस्लिम है और एक हिंदू रूलर्स है। आज हमारी चर्चा इस वाले पार्ट में रहेगी। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले इस नक्शे के जरिए समझते हैं कि मामला क्या है। भारत का नक्शा जैसा आज दिखाई देता है वैसा नहीं है, ये उससे भी बड़ा है काफ़ी, और मैं इसको लगभग यहाँ तक मानूंगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये रहा उस समय का भारत का नक्शा। दिल्ली सल्तनत ने इस टाइम पीरियड में काफ़ी डोमिनेट किया, इसलिए इतिहासकार इस पीरियड को दिल्ली सल्तनत का नाम दे देते हैं। कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसे राजवंश चल रहे हैं साथ साथ, वो भी पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग हैं और वहाँ भी कल्चरल अचीवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। खैर, ये बहस जारी है। फिलहाल दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो हमको पता चलता है कुछ डायनेस्टीज़ का, जिसमें सबसे पहले आता है कौन सा, गुलाम वंश अर्थात स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आएंगे खिलजी। ठीक, खिलजी के बाद आएंगे तुगलक, तुगलक के बाद आएंगे सैयद, और सैयद के बाद आएंगे लोधी। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इन सब ने, जितने भी ये रूलर्स थे, इन सब ने अपने आप को सुल्तान कहा है। क्या कहा है? सुल्तान। दूसरी बात ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ये लोग बाहर से आए हैं। जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास के जितने भी रीजन थे उन वहाँ पर इस्लाम फैल चुका था और वहाँ के लोगों ने, बाशिंदों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस्लाम धर्म से पहले, उससे भी पहले, वहाँ के जो लोग रहते थे उनकी ट्राइबल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया सऊदी अरब और उसके आसपास के इलाकों में, वो सब के सब एक खाना बदोश अर्थात ट्राइबल पीपल थे।
जो विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की पूजा करते थे, जब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया होगा तब उन्होंने अपनी मूर्ति की पूजा करनी छोड़ दी होगी, अर्थात बुत परस्ती से बुत शिकन पे आ गए होंगे। तो क्योंकि उन दिनों भारत सबसे बड़ा क्या है, लैंड ऑफ व्हाट, इन्फिडल्स मानते हैं मुस्लिम लोग उसको, ये मुस्लिम आक्रमणकारी अर्थात मूर्ति पूजकों का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है। तो इनको जो वो मिला था, कह सकते हैं कि जो आदेश मिला हुआ था कि इनको करना क्या है, कि ना सिर्फ भारत में इस्लाम धर्म को स्थापित करना है जबकि वहाँ पर अपनी हुकूमत भी चलानी है। समझ रहे? तो चाहे वो गजना हो, चाहे वो घूर प्रांत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, TAN लास्ट में जहां पर आपको दिखाई देगा उसका मतलब होता है लैंड अर्थात भूमि। तुर्कमेनिस्तान का मतलब है तुर्कियों की भूमि, बलूचिस्तान का मतलब क्या हो जाएगा, बलूचियों की भूमि, अफगानिस्तान का मतलब क्या हो जाएगा, अफगानियों की भूमि। ये है कुछ बातें इंपॉर्टेंट। और हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, हिंदुओं की भूमि। हिंदुस्तान का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, लैंड से है। फिलहाल मैं जब यहाँ पर हिंदुस्तान लिखता हूँ तो ये शब्द बाद में आया है जो कि बाबर ने दिया है अपनी तुज़ुक बाबरी में, ठीक। इससे पहले स्थान का मतलब लैंड तो है, लेकिन ये शब्द सबसे पहले किसने दिया, बाबर ने दिया है अपनी पुस्तक तुज़ुक बाबरी में। तो क्योंकि हिंदू सबसे अधिक कहाँ रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो अब ये लोग यहाँ पर आएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर इस्लाम धर्म को स्थापित करना। प्रयास बहुत किए गए लेकिन सभी हिंदू इस्लाम धर्म में परिवर्तित नहीं हुए। और आज हम देख सकते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री जहाँ पर सबसे अधिक हिंदू रहते हैं पूरे दुनिया में, ठीक। तो हमें क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में, इन सब के टाइम पीरियड के बारे में, इन सब ने कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए, उन सब के बारे में हमको पढ़ना होगा, जिसको हम पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक। अब इसमें यहाँ पर मैं एक एरो बनाता हूँ और दो किंगडम के नाम लिखता हूँ। एक का नाम है बहमनी और एक का नाम है विजयनगर एम्पायर। इस काम को फिर से करते हैं, रुकिए। एक का नाम क्या है, बहमनी, और एक का नाम है विजयनगर एम्पायर। दूसरा नक्शा समझने की कोशिश करते हैं इसको। विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम, आपस में इनके अंदर काफ़ी प्रतिद्वंद्विता थी। रायचूर दोआब का नाम सुना होगा आपने। इस दोआब को प्राप्त करने के लिए इन दोनों साम्राज्यों की लड़ाई लंबे समय तक चलती रही। बहमनी किंगडम बाद में कई भागों में स्प्लिट हो गया। अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बरार, बीदर, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। और जो विजयनगर साम्राज्य है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में, वहाँ भी कई सारे वंशों की जानकारी हमको मिलती है, जैसे कि संगम वंश, सलूब वंश, तलूब वंश, अरविदु। ये सारे डायनेस्टीज हमें विजयनगर साम्राज्य में भी देखने को मिलेगी। हमें यह भी पता चलेगा कि कैसे विजयनगर साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है महानतम सम्राट, जिसका नाम है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय इज सपोज टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदुस्तान अकॉर्डिंग टू बाबर। ये बात बाबर ने कही है दरअसल, कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड है मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 1509 से लेकर 1529 ये है। और इसी दौरान जब दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय का शासन चल रहा होगा, उसी दौरान इस बीच हम देखते हैं कि बाबर ने आक्रमण किया कहाँ, भारत में, और इब्राहिम लोदी को पहले पानीपत के युद्ध में हराया। ये बात है 1526 की। सो वी कैन से दैट बोथ बाबर एंड कृष्णदेव राय वर कंटेम्पररी टू ईच अदर, एक दूसरे के समकालीन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पता चला होगा बाबर को कि यार कृष्णदेव राय महानतम सम्राट है हिंदुस्तान का, कुछ तो बात रही होगी, खबर पहुंची होगी उसके तक कि कैसे इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली शासक हिंदुस्तान में शासन कर रहा है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हमको समकालीन इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पता लगा लेना कि अगर कोई रूलर शासन कर रहा है किसी हिस्से में, तो उसी का समकालीन शासक दूसरी जगह पे कौन होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो क्या ये हमें नहीं पता होना चाहिए कि केरला का मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल पता होना चाहिए। जस्ट अप्लाई हेयर, यहाँ भी आप उसी चीज़ को अप्लाई करिए, तब आपकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको आसान लगेगी। ठीक, तो ये रही कुछ टाइमलाइन जो आपको पढ़नी होगी मेड इन इंडिया के केस में। अब हम वापस लौट जाते हैं कहाँ पर, जो मैंने कुछ फैक्ट टाइमलाइन के हिसाब से आप लोगों के लिए रखे हैं। ये रहा वो पेज। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, अपने आप को सर्वेंट मानता था मोहम्मद गोरी का, और उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ठीक, 4 साल में मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय, ये बात आप जानते हैं। स्लेव डायनेस्टी की स्थापना उसने करी, और स्लेव डायनेस्टी जो लगभग रहती है कब तक? ये रहती है 1290 तक। 1290 तक ये डायनेस्टी रही, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम याद रखने होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक तो खैर है ही। इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इसने स्थिरता प्रदान करी। इसका समकालीन शासक जो है मंगोल का, वो है चंगेज खान। ही सेव्ड द न्यूली फाउंड एम्पायर फ्रॉम द wrath ऑफ द चंगेज खान। यू मस्ट हैव बीन गॉन थ्रू दिस लाइन ऑल्सो। कि कैसे इसने, इल्तुतमिश ने नव गठित या नव साम्राज्य दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के रैथ या गुस्से से बचाया, ये सब आप जानते हैं। रजिया बलबन। बलबन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है, इसको 2 पार्ट में हम लिख सकते हैं। 1246 से लेकर 66 तक प्रधानमंत्री के रूप में, और 66 से लेकर 87 तक सुल्तान के रूप में। कई सारे इंस्टीट्यूट इसने स्टैब्लिश किए। इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब कुछ प्रथाएं इसने शुरू करी। अपने आप को इसने सॉरी, काफ़ी खराश सी है। इसने अपने आप को अफरासाई वंश का बताया, और कुछ ईरानी प्रथाएं अपने दरबार में शुरू करवाईं। सजदा और पैबोस जिनमें से एक है। ज़िल्लाह के कॉन्सेप्ट को उसने लोगों तक रखा। एक दहशत का माहौल पैदा किया अपनी जनता पर, और जनता को बताया कि मैं खुद ईश्वर अर्थात खुदा का नुमाइंदा हूँ, और उसकी परछाई मेरे पे पड़ रही है। तो ज़िल्लाह वाला कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है? बलबन का। और इसने एक थ्योरी ऑफ किंगशिप दी है, जो समझनी आपके लिए ज़रूरी होगी। ये हम पढ़ेंगे अलग से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ किंगशिप ऑफ बलबन एक्चुअली। फाइन। इसके बाद आते हैं खिलजीस। खिलजीस का टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट पीरियड का है, सिर्फ 30 साल के लिए। लेकिन खिलजी आर सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज शुरू होती है इसके समय में। कैसे? रिफॉर्म्स की भी करता है, मार्केट रिफॉर्म्स, क्योंकि मंगोलों का जो आक्रमण हुआ करता था भारत में, वो उसका खतरा भी समाप्त नहीं हुआ था। तो उसके लिए लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी की ज़रूरत थी। लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए लगातार पैसे आने की ज़रूरत थी। इसीलिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए, और मार्केट रिफॉर्म्स इसने लेकर आया, और चीज़ों के जो दाम हैं वो फिक्स कर दिए, जिससे क्या हुआ? सल्तनत को एक रेगुलर आय मिलनी शुरू हुई होगी। तो हम कह सकते हैं कि महानतम सम्राटों में से एक है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का। पढ़ेंगे इसको काफ़ी डिटेल में। मिलिट्री रिफॉर्म्स में हम देखेंगे इसने क्या किया। दाग और चेहरा की प्रथा शुरू करवाई है, जो मुगल पीरियड तक जारी रही, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं तुगलक्स। ये सारे के सारे सुल्तान हैं। सुल्तान और बादशाह में फ़र्क ये है कि सुल्तान भारत का कौन बनेगा, इसकी इजाज़त आपको बगदाद के खलीफा से लेनी होगी। वो तय करेगा कि सुल्तान बनने के लिए तैयार है या नहीं। जबकि बादशाह की अगर हम बात करें, तो ऐसी कोई पाबंदी बादशाह के ऊपर नहीं थी। द थ्योरी ऑफ किंगशिप ऑफ बादशाह इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ किंगशिप ऑफ दीज सुल्तान्स। काफ़ी हद तक सिमिलरिटी नज़र आती है इसमें बलबन और अलाउद्दीन के बीच में, कि दोनों ने अपने आप को एक तरीके से डिवाइन ओरिजिन का दिखाया है। तो अगर मैं बलबन के ज़िल-इल्लाह की बात करूं,
तो हमें तुलना करनी होगी अकबर के फर ए इजदी की। ठीक, इन दोनों में फर्क है लेकिन पर्पज एक ही है। जिल्ला क्या है? शेडो ऑफ द गॉड है, और फर ए इजदी क्या है? रे ऑफ लाइट है, जो स्वयं अल्लाह से आ रही है। और किस पे पड़ रही है? बादशाह पे। बादशाह पे लाइट पड़ने के बाद वो लाइट पूरी दुनिया में प्रकाशित हो रही है और दुनिया में उजाला हो जा रहा है। ये फर ए इजदी है। ये कॉन्सेप्ट अकबर का है जो अबुल फजल ने दिया था, और जिल्ला वाला कॉन्सेप्ट किसका है? बलबन है। पर्पस दोनों का एक ही है कि दैवी शक्ति के रूप में दिखाना है किसको? राजा को, सुल्तान को और बादशाह को। तुगलक में हम देखेंगे इसकी स्थापना करता है गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कई सारे इसने कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स किए। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल का नाम सुना होगा आपने, टोकन करेंसी का नाम सुना होगा आपने। जो सारी इसकी जो योजनाएं थी सारी धरी की धरी रह गई, और इसको कई सारे इतिहासकार इसको एक पागल किस्म का सुल्तान या रूलर मानते हैं। और इसके बाद आता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक से मैंने देखा है कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। दिल्ली सल्तनत से अगर कोई क्वेश्चन आने की संभावना अगर एग्जाम में रहती तो फिरोज तुगलक से जरूर क्वेश्चन आता है। फिरोज तुगलक के द्वारा किए गए रिफॉर्म वर्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दारुल शफा और कई सारी चीज़ें उसने स्थापित की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा क्योंकि मैंने कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन को आते हुए देखा। तुगलक वंश के अंत में हम देखते हैं तैमूर नाम के एक लंगड़े ने भारत पर आक्रमण किया। पर्पस था सिर्फ लूटना, लूटा खसोटा और वापस चला गया। फिर आती है सैयद वंश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, इसकी स्थापना किसने करी थी, है ना। रैयत आला किसको कहा जाता था। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्टोरिकली इट इज दिस डायनेस्टी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फाउंडर कौन था, आखिरी रूलर कौन था, रैयत आला की उपाधि किसने ली थी। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से सैयद डायनेस्टी से आपको मिल जाते हैं। फिर आते हैं लोधी। लोधी से पहले जितने भी सुल्तान हैं इन सब के लिए टर्किश सुल्तान शब्द का इस्तेमाल करा गया है। दे आर वर्ल्ड टर्किश, ये सारे के सारे तुर्की हैं। लेकिन जो लोधीज हैं दे वर अफगानीज, अफगानिस्तान के हैं। पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म इन जगहों की अपेक्षा लेट पहुंचा और बाद में ये लोग इस्लामाइज्ड हुए, अफगानी लोग। लेकिन एक बात तो आपको ध्यान देनी ये होगी कि जितने भी टर्किश रूलर्स थे इन्होंने अपनी ट्राइबल एक्टिविटीज को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। भले ही इस्लाम में संगीत वर्जित हो, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बावजूद भी संगीत को जारी रखा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लाम धर्म अपनाने से पहले, बहुत पहले, दास प्रथा बनाने की प्रथा जारी थी। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बावजूद भी वो प्रथा जारी रही। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अफगानी जिन्होंने इस्लाम धर्म काफी लेट अडॉप्ट किया, इनकी भी जो ट्राइबल एक्टिविटीज थी वो जारी रही होगी। लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द टर्किश रूल ऑफ किंगशिप एंड द अफगानी रूलर्स ऑफ किंगशिप। दैट्स सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल लोधी वंश के कुछ शासकों के नाम आपको याद रखने होंगे। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। कैसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोधी को पराजित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी एंड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर टुक प्लेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रही कुछ उसकी टाइमलाइन और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जारी रहेगी कल हम जब पढ़ेंगे मुगलों के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए हमें गंभीरता से इनको धीरे धीरे समझना चाहिए। तो उठाइए अपनी किताबें और पढ़ना शुरू कीजिए। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ आपको अब पढ़ना, जब पढ़ेंगे ना किताबों से तो समझना आना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। किताबें पढ़े बगैर एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता, यूपीएससी की शर्त है
या किसी भी स्टेट पीसीएस की। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और जो भी कोर्स इससे रिलेटेड हैं पीसीएस एग्जाम से संबंधित उसको परचेज कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।